नमस्कार। आज की क्लास हमारी होगी यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया। यूरोपियन भारत में आए, उसके बाद उनका क्या क्रम रहा। देखिए, सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डैनिश मतलब डेनमार्क से आए, और फिर फ्रांस से आए। पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रांस। 1453 में ओटोमन साम्राज्य ने भारत के मार्ग के लिए सोचा कि कैसे भारत आया जाए और भारत से कच्चा माल लिया जाए। तो यूरोपियन किंग्स जो थे, उन्होंने नेविगेटरों को, यानी कि जो नाव चलाते थे, जो बड़े बड़े शिप चलाते थे, उनको इनकरेज किया कि वो नया सी रूट ढूंढे भारत के लिए या अन्य वर्ल्ड के लिए। तो कोलंबस ने जैसे अमेरिका ढूंढ लिया, उसी तरह से भारत को में सबसे पहले जो यूरोपियन आया था उसका नाम था वास्को ड गामा। ये पहला पर्सन था। ये कालीकट में उतरा था और जहाँ पे उसका स्वागत ज़ेमोरिन नाम के एक राजा ने किया था। इसका मेन पर्पस आने का व्यापार करने का था। तो पोर्तुगीज़ का पहला आगमन हुआ 1498 में वास्को ड गामा के थ्रू। जब वो कालीकट आया तो उस समय ज़ेमोरिन राजा था। उसके बाद वापस वो जब चला गया, उसके बाद पुनः 3 साल बाद 1501 में जब वो वापस दोबारा आया तो उसने उसी राजा ज़ेमोरिन को हराया और कालीकट पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह से पोर्तुगीज़ का कब्ज़ा भारत में 1502 के आसपास हुआ। भारत में मतलब क्या, वो कालीकट में, भारत में नहीं, कालीकट में। तो उनका कब्ज़ा करने का जो प्रवृत्ति था वो शुरू हो चुका था। पुर्तगाल के ही एक थे फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक भारत में रहे। वो पहले गवर्नर जनरल थे पुर्तगाल के साम्राज्य के, पुर्तगाल से। और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटरफॉल्स पॉलिसी। इसका काम था कि अरब जो भारत में आते हैं अरेबियन सी के थ्रू और इंडियन सी के थ्रू, उनको बाहर खदेड़ना या उनसे चुंगी वसूलना। उसके बाद अल्फोंसो आए, 1509 से 1515 तक रहे। देखा जाए तो वो रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज़ सेटलमेंट्स की। पोर्तुगीज़ जो यहाँ पे स्थापित हुआ, तो बेसिकली वो एक बड़े कारण थे, क्योंकि उन्होंने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीन लिया। लेकिन उन्होंने विजयनगर साम्राज्य से, उस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे, उनसे अच्छे संबंध बनाए। 1510 के आसपास पोर्तुगीज़ ने गोवा में अपना सेटलमेंट पूरा कर लिया। पोर्तुगीज़ के डूबने की वजह क्या थी कि पोर्तुगीज़ ने ब्राज़ील को कब्ज़ा कर लिया और ब्राज़ील पे ध्यान देने लगे। फिर 1661 में बम्बई जो एक कब्ज़े में था पोर्तुगीज़ के, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को शादी में दहेज के रूप में चार्ल्स II की शादी में उसको दहेज में दे दिया। और अंग्रेज़ों ने सुहाली या स्वाइली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया 1612 में। पुर्तगाल का मेन कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि टमाटर, तंबाकू, आलू, मिर्चा, ये सब पुर्तगाल भारत में लाया। उसके पहले भारत में नहीं था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आया डच। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। पहला डच का स्थापित भारत में हुआ मूसलीपट्टनम में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की 1605 में, और दूसरी फैक्ट्री सेटअप की 1616 में, और तीसरी नागपट्टनम में। उनकी पतन की वजह क्या थी कि उन्होंने इंडोनेशिया पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे उनका अधिक ध्यान चला गया, और उन्होंने फिर एक ट्रायंगल ट्रेड बनाने की कोशिश की। मतलब डच सोना लाते थे और कॉटन्स के प्रोडक्ट से एक्सचेंज करते थे, और कॉटन को इंडोनेशिया ले जाते थे और उसके बदले मसाले लेते थे, मसाले से यहाँ लाते थे। इस तरह से वो व्यापार करना चाहते थे।
लेकिन अंग्रेज़ों ने डच को बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा के युद्ध में डच को इंग्लिश यानी ब्रिटिश ने हरा दिया। फिर तीसरे नंबर पे आया ब्रिटिश एक्चुअली आए तो पहले ही थे, लेकिन उनका आधिपत्य बनने में टाइम लग गया, तो तीसरे नंबर पे आते हैं वो। सन 1599 में जॉन मिडल हॉल भारत आया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टार्ट हुई एक चार्टर के द्वारा, चार्टर यानी कि लेख पत्र, एक एग्रीमेंट के द्वारा, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के दस्तखत थे। ये प्राइवेट कंपनी थी, इसके शेयर्स भी मार्केट में थे, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशकों का एक समूह था, और वो ही इसमें डिसीजन लेते थे। तो 1608 में कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा जहांगीर के दरबार में। हालांकि जो चिट्ठी लिखी थी वो अकबर के लिए लिखी थी, लेकिन उनके आते आते अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर सत्ता में आ चुके थे। तो जहांगीर ने पहले तो उनको एंटरटेन नहीं किया, भगा दिया। बाद में 1 साल बाद लगभग 1609 में जहांगीर ने एक उनको अधिकार पत्र दे दिया कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री डालो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनी और दूसरा मछलीपट्टनम में 1616 में बना। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो मुग़ल साम्राज्य के दरबार में आए और उनको एक अधिकार पत्र फरमान मिला कि आप मुफ्त में व्यापार करिए और आपसे थोड़ा बहुत जो टैक्स लिया जाएगा वो भी छूट आपको दे दी जाएगी। पता नहीं ये शुरुआत से ऐसा क्यों चला आ रहा है कि अंग्रेज़ों की घुट्टी पिलाने से ही शुरू से ही भारतीय बड़े कमज़ोर पड़ जाते थे। 1632 में गोलकोंडा राज्य में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1651 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बंगाल में व्यापार करने की उनको परमिशन दे दी। 1663 में ब्रिटिश ने उड़ीसा में पहली फैक्ट्री स्थापित की। मतलब ईस्टर्न इंडिया में अगर देखा जाए, पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री 1663 में थी। 1664 में कंपनी ने पहला किला बनाया, चेन्नई नाम जिसका भी है, पहले मद्रास था 1664 में। 1668 में कंपनी को बम्बई मिल गया चार्ल्स टू के द्वारा 10 पाउंड्स पर ईयर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी और चार्ल्स टू ब्रिटेन के महाराज थे, तो महाराज अलग हैं और कंपनी अलग है, तो कंपनी को किराए पे मिलता था 10 पाउंड्स पर ईयर के दर से। 1691 में एक शाही फरमान जारी किया मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने कि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी ड्यूटीज़ या कोई भी सरचार्ज बंगाल के व्यापार में नहीं लिया जाएगा। 1698 में कंपनी ने 3 गांव खरीद लिए लोकल ज़मींदार से। एक थी सूतानिधि, एक थी गोविंदपुर और एक थी कलिकाता। तो ये गांव जो थे वो शुरुआत थे इनके कब्ज़ा करने की प्रवृत्ति में। बाद में ये 3 गांव मिल गई, कलकत्ता का निर्माण हुआ। सन 1700 में कलकत्ता कंपनी ने एक फोर्ट बनाया, किला बनाया फोर्ट विलियम नाम से कलकत्ता में है। सन 1717 में एक फरमान जारी हुआ, अधिकार पत्र जारी हुआ फ़ारुख सियर के द्वारा कि इन्होंने माइनिंग करने की भी मिंटिंग करने की परमिशन दे दी। मतलब कि वो अपने खुद के सिक्के जारी कर सकते थे। 1717 में पहले सिक्के जारी करने का फरमान फ़ारुख सियर ने दिया। उसके बाद डेनिश आए, लेकिन था तो अंग्रेज़ों का ज़्यादा कुछ हिसाब किताब वहाँ पे, लेकिन डेनिश भी आए। 1616 में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। 1616 में उनका मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म को फैलाना और व्यापार के अलावा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी की, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे और जो स्थापना उन्होंने अपनी कंपनियों की अपनी फैक्ट्रीज की में श्रीरामपुर और ट्रैंक्विबार 2 जगह थे जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापना की। फिर आए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। उस टाइम फ्रांस के रूरल जो शासक थे तो लुईस 14
तो वो शासक थे और 1664 में फ्रांस की कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भारत आए। पहला फ्रांस ने जो अपनी फैक्ट्री बनाई सूरत में 1668 में, दूसरी मूसलीपट्टनम में 1669 में, और तीसरा उनका जो था वो चंदन नगर था जो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है। तो 1742 में डुप्लीक्स भारत में आया फ्रेंच गवर्नर बनके। 1742 में डुप्लीक्स भारत आया फ्रेंच गवर्नर के हैसियत से, और उसका ऑब्जेक्ट जो मेन उसका उद्देश्य था वो था कमर्शियल काम करना। लेकिन एंग्लो और फ्रेंच के युद्ध चालू हो गया तो फ्रेंच कमज़ोर पड़ गए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पुर्तगाली आए 1498 में, डच आए 1602 में, इंग्लिश आए 1600 में, लेकिन एक्चुअल 1613 में, फ्रेंच आया 1664 में, लेकिन एक्चुअल आया 1668 में। एक्चुअल मतलब उनका एक्चुअल जब सेटअप हो गया तभी माना जाएगा उसको। और जो किले हैं, 4 इम्पॉर्टेंट किले हैं जो बनाए गए यूरोपियनों द्वारा। एक सेंट जॉर्ज ब्रिटिश ने बनवाया था 1664 में चेन्नई में, और सेंट फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, 1700 में बनवाया था ब्रिटिश ने। फोर्ट सेंट डेविड ये मराठाओं ने ब्रिटिश को बेच दिया था, उसका पहले का नाम देवपत्तनम था, और 1690 में उसको ब्रिटिश ने ख़रीदा। और पोर्टुगीज़ ने अपना पहला किला बनाया था सेंट एंगिलो या सेंट एंजुलो, वो कन्नूर ज़िले में है, कन्नूर ज़िला केरल में है, 1505 में। तो ये था छोटा सा इतिहास यूरोपियनों के भारत के आगमन में। अंग्रेज़ और फ्रेंच के बीच के कुछ प्रमुख झगड़े, क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच इसलिए निपटी क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेज़ दोनों बड़े तेज़ थे। अंग्रेज़ इसलिए सक्सेसफुल इंडिया में हो गए क्योंकि अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी, उनके शिपिंग वॉर अच्छे टेक्निक यूज़ करते थे। 3 मुख्य युद्ध लड़े गए। पहला कर्नाटक वॉर 1740 से 1748 तक चला, जिसका रिज़ल्ट आया कि एक ट्रीटी हुआ, दोनों में समझौता हुआ और मद्रास को इंग्लैंड को वापस कर दिया गया। मद्रास को इंग्लिश को वापस मिल गया, ठीक है। दूसरा कर्नाटक वॉर में डुप्लीक्स जब इंडिया आ चुके थे तो उन्होंने लड़ी सेकंड कर्नाटक वॉर 1749 से 1754 के बीच में लड़ी। इसमें ये था कि दोनों में ये समझौता हुआ कि हम आपके क्षेत्र में और आप हमारे क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। तीसरा कर्नाटक वॉर था, उसमें ये था कि ऑस्ट्रेलिया भी कूद गया इसमें, ऑस्ट्रिया भी कूद गया इसमें। ये 1758 से 1763 तक चला, और इसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रेंच एकदम अपोजिट हो गए। इसमें ट्रीटी हुई फिर कि ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस 1763 में हुआ। उसके बाद जो फ्रेंच इंडस्ट्रीज थी इंडिया में वो धीरे धीरे सिमटती गई, और फ्रेंच का जो पॉलिटिक्स था धीरे धीरे वो गायब होता गया। तो अंग्रेज़ों ने इस तरह से फ्रांस को हराया। पुर्तगाली पहले सरेंडर कर चुके थे, डानिश पहले सरेंडर कर चुके थे, डच छोटा मोटा था वो सरेंडर कर चुके थे। तो बेसिकली अंग्रेज़ों से कोई अगर लड़ सकता था तो वो था फ्रेंच। तो फ्रेंच को इन तीनों युद्ध हुए, तीनों युद्ध में फ्रांस को लगा कि जितनी हमारी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा हमारा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो धीरे धीरे फ्रांस का भी यहाँ से आधिपत्य चला गया। तो अंग्रेज़ों के सक्सेस होने का कारण ये था कि अंग्रेज़ शक्तिशाली थे, क्योंकि उनके पास एकता थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास नेवी थी, और उनके पास उनके जो पड़ोसी देश थे वो उनकी मदद करते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स बड़े वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन थे, और साथ में स्पेन, पुर्तगाल और डच और के मुकाबले देखा जाए तो ब्रिटेन पैशनेट कम था क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। तो स्पेन, पुर्तगाल, डच ये सब भारत में उनका काम व्यापार के साथ साथ ईसाई मत को फैलाना था, तो उनको लोकल सपोर्ट मिलता नहीं था। ब्रिटिश इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे इस चीज़ में। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि 5 जो अलग अलग देश भारत में आए उनका क्रम एक बार और आप देख लीजिए।
सबसे पहले आए पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, डेनिश और फिर फ्रांस। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अंग्रेज़ों के शासन के पश्चात बने जितने एक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे।